नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मेरी चाहत। सर, आपका फ़ोन बज रहा है। उस रेत पर बैठे हुए युवक के पास आकर उसका ड्राइवर कहता है। पहले तो युवक ने फ़ोन उठाने से मना कर दिया, लेकिन फिर बेहद निराशा और बेमन से किसी तरह फ़ोन को पिक करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से पूछा गया कि डॉक्टर, आप इस समय कहाँ हैं? युवक ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए पूछा कि क्या अब मैं अपने लिए कुछ एकांत के पल भी नहीं निकाल सकता? प्लीज डॉक्टर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि आपके एकांत में खलन पड़े, लेकिन क्या करें, अचानक से हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है। इसलिए हॉस्पिटल में आपकी ज़रूरत है। किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है, और आप तो जानते हैं कि आज तक आपने जिस केस को अपने हाथ में लिया है वह इंसान मौत के दरवाजे से वापस लौट आया है। आप पर सभी लोगों को भरोसा है, लोग आप पर विश्वास करते हैं, और आज एक बार फिर से आपको किसी का विश्वास बुला रहा है। अब बंद भी करो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। मैं जानता हूँ तुम्हें बातों में महारत हासिल की है। तुम बार बार मुझे क्यों परेशान करने आ जाते हो, जबकि तुम्हें पता है कि माही के साथ हुए हादसे के बाद हर केस को लेकर मेरे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। मरीज को देखते ही मेरे हाथ कँपाने लगते हैं, और तुम हो कि मुझे हर बार फिर से वैसी ही सिचुएशन के सामने खड़ा कर देते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। क्यों बार बार मुझे वहां लाकर खड़ा करना चाहते हो जहां मैं बहुत दूर भागना चाहता हूँ? क्यों मेरी सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? मैं और कुछ नहीं जानता डॉक्टर, लेकिन इस मरीज को जो मौत के दरवाजे के निकट पहुंच चुका है, उसे सिर्फ तुम्हारा इंतजार है, और उस परिवार को तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम माही वाले हादसे से उबरना चाहते हो तो इस मरीज के इंतजार और इस परिवार के विश्वास को बनाए रखने के लिए तुम्हें यहाँ वापस आना ही पड़ेगा, और अपने हाथों के जादू का इस्तेमाल करके इसकी ज़िंदगी इसे वापस दिलानी होगी। और यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम पर हम सभी को भरोसा है। उस लड़की के परिवार वाले बार बार हॉस्पिटल स्टाफ से डॉक्टर राठौड़ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पल पल मौत की तरफ बढ़ती हुई अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए जिस मसीहा की जरूरत थी, वह डॉक्टर राठौड़ थे, जो अपने साथ हुए किसी हादसे के कारण बेहद तन्हा जिंदगी जी रहे थे। शायद उस हादसे के कारण उन्हें काफ़ी भावनात्मक आघात पहुंचा था, जो अब तक उनके दिलो दिमाग पर हावी था। लेकिन आज एक बार फिर से उनके जीवन में कुछ वैसा ही तूफान आने वाला था, जो एक बार फिर से उनके जीवन में उथल पुथल मचा सकता था। क्या इस बार भी डॉक्टर असफल हो जाएंगे, या किस्मत कोई नई राह बना रही है जो उनके जीवन को एक नया आयाम देने वाली साबित होगी? कुछ ही पलों में समुद्र के किनारे खड़ी उस गाड़ी के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी का ड्राइवर जल्दी से उसका दरवाज़ा खोलता है, और अंदर से एक खूबसूरत नौजवान, जो लगभग उसी उम्र का था जो युवक रेत पर बैठकर खाली आंखों से समुद्र की लहरों को निहार रहा था, उसके करीब पहुंचकर उसे आवाज़ देते हुए कहता है कि तुम यहाँ बैठे अपनी तन्हाइयों का आनंद ले रहे हो, और वहाँ हॉस्पिटल में एक जिंदगी हर पल मौत के करीब पहुँच रही है। वह सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम इतने मतलबी कब से होने लगे? तुम तो इतने स्वार्थी कभी नहीं थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें लोगों की मौत से भी फर्क नहीं पड़ रहा है? तुम उस एक हादसे के कारण क्यों अपनी ज़िंदगी नरक बनाना चाहते हो? तुम फिर आ गए मुझे परेशान करने के लिए। मैंने मना किया था ना कि यह मेरे एकांत में कोई खलल ना डाले। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं आज से नहीं, तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैं तुम्हारे रंग रंग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हें एकांत की तलाश नहीं है,
बल्कि तुम अपनी ज़िंदगी से भागने की कोशिश कर रहे हो। और दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दे सकता। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम दोस्तों की खुशियों में अपनी खुशियों की तलाश करते थे। दूसरों की जिंदगियों में खुशी लाकर तुम्हें सुकून महसूस होता था। तुम्हारे अंदर आए इस अचानक से बदलाव को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पेशेंट को तुम देखो। एक बार फिर से अपने सामने उस पेशेंट को देखकर डॉक्टर राठौड़ के हाथ बुरी तरह कँपकँपाने लगे थे। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद झिलमिलाने लगी थी। वह अपने अंदर के डर से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर उपस्थित जूनियर डॉक्टर और नर्स मानव की हालत देखकर घबरा रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अगले पल क्या होने वाला है, यह ऑपरेशन सक्सेस हो पाएगा या नहीं। लेकिन वहाँ उपस्थित एक इंसान था जिसे पूरा यकीन था डॉक्टर राठौड़ पर, तो जल्द ही अपने डर पर काबू पा लेंगे और यह ऑपरेशन भी सक्सेस होगा। क्योंकि जब बात पेशेंट की आती है तब डॉक्टर अपना 100% देते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी पेशेंट की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगने दिया, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी चल रही हो। लेकिन जब वह एक डॉक्टर के रूप में सामने होते हैं तो बाकी सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रखती हैं। उस वक्त एक मसीहा के रूप में अपने पेशेंट की ज़िंदगी बचाने के लिए वह हर संभव कोशिश करते हैं जो उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए आवश्यक होता है। और उनकी इसी काबिलियत को जानते हुए वहां उपस्थित सभी लोगों को उन पर पूरा भरोसा था। ऑपरेशन सफल होगा। काफ़ी मुश्किलों के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन पूरा होते ही डॉक्टर चुपचाप किसी से बिना कुछ कहे अपने केबिन में वापस लौट आए। उनके पीछे पीछे वह युवक भी केबिन में आया जो उन्हें लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंच गया था। उसने डॉक्टर की तारीफ में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा। डॉक्टर ने चेहरे की गंभीरता देखकर वह युवक चुप ही रहा। लेकिन डॉक्टर ने टेबल पर एक कार्ड रखते हुए बोला कि शाम को हमें यहाँ बुलाया गया है और वहाँ तुम्हारा जाना जरूरी है, इसलिए ना मत कहना। फिलहाल इस वक्त के लिए तुम्हें मैं अकेला छोड़ रहा हूँ, लेकिन शाम को हमें साथ ही चलना होगा। शाम को निर्धारित समय पर वही युवक डॉक्टर को लेकर उस स्थान पर पहुंच गया जहां उन्हें जाना था। वहां पर माही के माता पिता ने माही के शोक में अपने खास लोगों को आमंत्रित किया था, जिनमें यह लोग भी शामिल थे। एक बार फिर से माही की तस्वीर को देखकर डॉक्टर अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे, लेकिन कंधे पर अपने साथ आए युवक की मजबूती पकड़कर महसूस करते हुए अपनी भावना पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर माहौल की नज़ाकत को समझते हुए माही के परिवार में सुख में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें अपने अंदर काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी थी और वह चाहते थे कि जल्द से जल्द यहाँ से जाने को मिले। माही के माता पिता ने बताया कि मरने से पहले माही ने अपने सभी अंगों को दान करने के लिए कहा था और उन्होंने बेटी की बात को मान रखने के लिए ऐसा ही किया, जिसकी वजह से उन्हें आज भी ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी इस दुनिया में अभी भी जिंदा है। इस बात की उन्हें बेहद संतुष्टि है। पिता के मुख से माही के अंतिम समय में उसकी इच्छा को पूरा करने की बात सुनकर सभी लोग नम आंखों से माही की तस्वीर को देखते हुए उसकी अंतिम इच्छा की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि इस मासूम ने जाते जाते भी कितने लोगों का भला कर दिया। ईश्वर जरूर इस बच्ची की रूह को सुकून पहुंचाएगा। कुछ महीनों बाद अचानक से एक दिन गाड़ी के सामने एक लड़की अपनी स्कूटी से टकरा जाती है और फिर
बड़ी सड़क पर हंगामा करते हुए गाड़ी सवार को बाहर निकालने के लिए धमकी देने लगती है। हंगामा होता हुआ देखकर ड्राइवर बाहर आकर उस लड़की के सामने पैसे ऑफर करता है, लेकिन लड़की ड्राइवर के ऑफर को अपना इंसल्ट समझकर और भी ज़्यादा हंगामा करने लगती है। माहौल बिगड़ता देखकर ड्राइवर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे अपने मालिक के पास आकर वहां के माहौल के बारे में बताता है। गाड़ी का मालिक बाहर निकले बिना ड्राइवर को फिर से उस लड़की से पूछने के लिए कहता है कि इस हंगामे के बदले उसे क्या चाहिए। ड्राइवर मालिक की बात मानकर लड़के के पास जाकर वही बात दोहराता है जो उसके मालिक ने कहा था। उसकी बातें सुनकर लड़की और भी ज़्यादा गर्म होते हुए कहती है कि तुम जैसे रईस जादव को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखते हो जिसकी वजह से आधी सड़क तो तुम ही लोगों की हो जाती है, और उसके बाद राह चलते लोगों को टक्कर मारते हुए अपने पैसों का रौब दिखाते हुए। लेकिन मैं तुम लोगों के पैसे के बल पर रुकने वाली नहीं हूँ। मेरी स्कूटी जितनी डैमेज हुई है चलकर उसे ठीक करवाओ। आज ही तो मेरे पापा ने मुझे यह स्कूटी गिफ्ट की थी, और तुम लोगों की वजह से मेरा गिफ्ट पहले ही दिन डैमेज हो गया। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, वक्त चाहिए जो तुम लोगों के पास बड़ी मुश्किल से निकलता है। ड्राइवर लड़की की डिमांड अपने मालिक को बताता है, तो मालिक ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर खुद आने को कहता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम जाकर उस लड़की का मामला संभालो, बाकी मैं देख लूँगा। बड़ी ही बददिमाग लड़की है। गाड़ी एक शानदार घर के पोर्टिको में आकर रुकती है। के बाहर सुनहरे अक्षरों में राठौड़ मेंशन लिखा हुआ था। घर बाहर से जितना शानदार दिख रहा था उतने ही शानदार अंदर भी था। गाड़ी से उतरकर सदे कदमों के साथ वही युवक मेंशन के अंदर कदम रखता है। जी देखिए, एक अधेड़ महिला जो काफ़ी खूबसूरत और संजीदा दिख रही थी, मुस्कुराते हुए उसका स्वागतम करते हुए कह रही थी कि आप आ गए। हमें आपका काफ़ी समय से इंतज़ार था, लेकिन यह नहीं पता था कि आप आने वाले हैं। खैर, आपका घर आना हमारे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। वह युवक झुककर उनके पैर छूता है और सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही महिला वही खड़ी प्यार से जाते हुए युवक को तब तक निहारती रहती है तब तक कि वह अपने कमरे में पहुंचकर कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर लेते। कमरे में पहुंचकर वह युवक मोबाइल टेबल पर रखते हुए हाथ में टॉवल लिए शॉवर लेने के लिए बाथरूम में घुस जाता है। उनके शरीर की थकान उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। युवक के नज़रों से ओझल होने पर वह महिला भी होश में आते हुए नौकर से कहकर फटाफट उसकी पसंद का खाना बनवाती है और टेबल पर लगाने के लिए कहती है। उन्हें तो हमेशा इन पलों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है जब माँ बेटे एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाए और एक दूसरे के साथ समय बिताए। इन पलों के लिए तो वह हमेशा से तरसती रही है और जब भी उन्हें यह मौका मिलता है वह उसका पूरा फ़ायदा उठाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि यह मौका उन्हें कब दोबारा नसीब होगा। सुबह जब परिवार वालों ने जब सानिध्य को नाश्ते की टेबल पर देखा तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि परिवार वालों को यह खुशी का अवसर कभी कभी ही मिल पाता था। सानिध्य अक्सर अपनी इमरजेंसी केस के कारण सर्जरी में देरी हो जाने पर हॉस्पिटल द्वारा दिए गए फ्लैट पर ही रुक जाया करते थे, इसलिए परिवार वालों को उनसे मिलने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। सानिध्य को देखकर दादी खुश होते हुए कहती है कि आपको घर पर देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप? आपको देखने के लिए ये आंखें तरस जाती हैं। कम से कम बूढ़ी दादी पर तरस खाकर घर आ जाया कीजिए, क्योंकि सन्यासियों जैसा जीवन जी रहे हैं। हमने आपकी शादी की बात चलाई है। हम चाहते हैं कि
हमारे जीवित रहते ही तुम अपनी आंखों के सामने अपनी बहू और परपोते को देख ले। आपके लिए कई रिश्ते भी आए हैं। हम चाहते हैं आप समय निकालकर हमारी कही बात पर ध्यान दें। जी दादी, समय निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे यह सब बातें छोड़िए, यह सब तो बाद में होता रहेगा। पहले यह तो बताइए आप कैसी हैं? आपकी सेहत ठीक है? हमारी सेहत तो आपको देखते ही ठीक हो जाया करती है। बस इस उम्र में हम आपको अपनी आंखों के सामने अपने मेरी चाहत परिवार के साथ हंसता खेलता देखना चाहते हैं। यही हमारी आखिरी इच्छा है। लेकिन आपके पास तो अपने परिवार के लिए समय ही नहीं है। अपने कमरे में पहुंचते ही सानिध्य की नज़र सबसे पहले अपनी टेबल पर रखी हुई उन फोटो पर पड़ती है जो शायद उनकी दादी ने पहले से ही उनके कमरे में रखवा दिया था। और फोटो पर नज़र पड़ते ही सानिध्य का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से तमतमा उठा था। बड़ी मुश्किलों से किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए टेबल पर रखी हुई लड़कियों की फ़ोटो उठाकर दनदनाते हुए अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और उन फोटो को ज़मीन पर फेंकते हुए कहते हैं, कम से कम माँ आप तो ऐसा मत कीजिए। आप सभी क्यों मुझे इस तरह से सता रहे हैं, जबकि आप यह बात अच्छी तरह से जानती हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे तब होती है जब मैं लड़कियों की फ़ोटो अपनी टेबल पर देखता हूँ। दी माँ को तो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुँचा सकता। लेकिन आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सानिध्य को गुस्से में देखकर अंजलि जी ज़मीन पर पड़े हुए फ़ोटो को उठाते हुए शांत स्वर से कहती है कि सानिध्य, आप जानते हैं कि यह हमारी गलती नहीं है, यह आपकी दादी माँ की इच्छा है और उन्होंने ही ऐसा किया है। फिर आप उनका गुस्सा क्या अब आपका गुस्सा इस हद से पहुँच चुका है कि आपको अपने बड़ों की इज्जत की परवाह तक नहीं रह गई है? अभी आपने सोचा है कि आप इस तरह की बातों को सुनकर हमारे दिल को कितना ठेस पहुंचता है? हर माँ अपने बेटे के सर पर सेहरा सजता हुआ देखना चाहती है, और अगर वही बेटा अपनी माँ के सामने आकर ऐसी बातें करे तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? कभी इस बारे में सोचा है आपने? अपनी गलती का एहसास होते ही सानिध्य अंजलि जी की गोद में सर रखकर अपने किए की गलती माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हम क्या करें माँ, शादी की बात सुनकर हम पर गुस्सा इस तरह हावी हो जाता है कि हम नहीं रहते, हम पर खुद का कंट्रोल नहीं रहता और बार बार हमारे गुस्से का शिकार आप बन जाती हैं। हमें इस बात बेहद अफसोस है कि हम अच्छे बेटे नहीं बन पाए। खुद के साथ साथ आपको भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। आप जब तक उनको भूलेंगे नहीं, इसी तरह से अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते रहेंगे और आपको तकलीफ़ में देखकर आपके से जुड़े सभी लोग उस पर तकलीफ़ का शिकार होते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे जुड़े लोग खुश रहे तो उसके लिए आपको अपने उस अतीत को भूलना ही होगा जो आपके जीवन को तिल तिल करके नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी बात मानिए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। फिर आप अपने आप को कसूरवार क्यों मान रही हैं? आप इंसान हैं, भगवान नहीं। फिर आप किसी के मौत के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। किसी के जीवन और मृत्यु पर हम इंसान का वश नहीं। माँ, आपकी बातों से हमारे मन को काफ़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन अपने मन में गिल्ट का क्या करें जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमने थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद वह बच जाती। सानिध्य, आप अपने आप को दोषी मानकर उस बात की सज़ा अपने आप को दे रही हैं जो गलती आपने की ही नहीं है। अपने आप पर पूरा यकीन है। हम जानते हैं कि आज तक आपने अपने किसी भी केस में लापरवाही नहीं की। आपने अपने हर केस में अपना बेस्ट देने
बेस्ट देने की कोशिश की है। यही वजह है कि हॉस्पिटल में आया हर मरीज आपसे अपना इलाज करवाना चाहता है, क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा है। हॉस्पिटल वालों को आप पर भरोसा है, आपके परिवार वालों को आप पर ही पूरा विश्वास है। इकलौते आप ही ऐसे हैं जो खुद पर विश्वास नहीं रख पा रहे, और यह आपकी गलत सोच का परिणाम है, जिसको आपने अपने मन की बेवजह जगह दे रखी है। हमें तो लगता है कि अगर वक्त रहते आपने अपनी सोच को बदला नहीं तो शायद आगे आप अपने फ़र्ज के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, और जिन्हें आपसे उम्मीद है वह निराश हो जाएंगे। अब इसका फैसला आपको ही करना होगा कि जिन्हें आपसे उम्मीदें हैं वह निराश हो जाएंगे। अब इसका फैसला आपको ही करना होगा कि जिन्हें आपसे उम्मीद है आप उन्हें विश्वास को कायम रखना चाहते हैं, या फिर अपनी बेबुनियादी सोच को अपने ऊपर हावी होने देंगे। आज खाने की टेबल पर पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। सही मौका देखकर अंजलि जी अपनी सासू माँ से पूछती हैं कि माँ जी, स्वाति बम्बई आ चुकी है, लेकिन अब तक उनका ठीक से रहने का कहीं इंतजाम नहीं हो पाया है। मैं सोच रही थी कि इस शहर में हमारा इतना बड़ा बंगला है, फिर भी वह बच्ची सड़कों पर मारी मारी फिरे। यह अच्छा नहीं लगता। अगर आप कहें तो मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ। और फिर आप तो जानती हैं कि यह शहर लड़कियों के लिए उतना सुरक्षित भी नहीं है। कल को अगर कुछ अनहोनी हुई तो जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा कि यहाँ पर होते हुए भी हमने उनकी कोई मदद नहीं की। अंजलि जी के चेहरे पर स्वाति के लिए चिंता की लकीरें देखकर आशा जी कहती हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम ही अपने बेटे के डर की वजह से अब तक शांत बैठी थी। सानिध्य सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन चुपचाप बिना कुछ कहे खाना खत्म करके उपरांत उठकर अपने कमरे की तरफ चल गए। उन्हें इस तरह सबको कटा देखकर अंजलि जी को काफ़ी तकलीफ पहुंची है। हर किसी को उनकी चिंता लगी रहती है कि आखिर वह कौन सा दिन होगा जब एक बार फिर से सानिध्य अब पहले जैसे हो जाएंगे और उस परिवार की खुशियां लौट आएंगी, क्योंकि सानिध्य का अचानक इस तरह से शांत हो जाना और अपने जीवन से नाराज़गी परिवार के लिए काफ़ी कष्टकारी था। घर का बेटा जिसकी वजह से घर में रौनक बनी रहती थी, जब वही इस तरह से घुटन भरी जिंदगी जीने लगा हो तो वह परिवार कैसे खुश रह सकता था। सानिध्य के चले जाने पर आशा जी अपनी बहू अंजलि से कहती हैं कि बहू, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। स्वाति घर की बच्ची की तरह ही है, हमारे रहते उन्हें इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। सानिध्य की फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि उनका यह रहना भी ना होने के बराबर है। उन्हें तो परिवार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो एक गैर लड़की के लिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, स्वाति को कुछ बातें समझानी पड़ेंगी जिसकी वजह से उन्हें यहाँ कोई परेशानी ना होने पाए। जी माँ जी, मैं आपकी कही बातों पर पूरा ध्यान रखूँगी। और वैसे भी स्वाति काफ़ी समझदार लड़की है, उनसे ज़्यादा मुलाकातें तो नहीं हुई हैं, लेकिन जब भी मिली है उनका बिहेवियर मुझे काफ़ी पसंद आया है। उनके आने से घर में भी रौनक बन जाएगी। उनका हंसमुख स्वभाव हर किसी को अपनी तरह आकर्षित कर लेता है। अगले दिन सुबह सुबह आशा जी पूजा करके अपने कमरे की तरफ जा रही होती हैं, जब उनकी नज़र किसी के पैरों की छाप पर पड़ती हैं जो अंदर आती हुई प्रतीत हो रही थी। अंजलि जी के पीछे डरी सहमी सी स्वाति गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी रहती है। आशा जी की नज़र उनके पैरों पर जाती है जो पूरी तरह से रंगों के कान लाल हो चुके थे। उन्हें इस तरह डरा सहमा हुआ देखकर आशा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि आप स्वाति हैं ना, जरा हमारे सामने आइए, हम भी तो देखें जिसकी तारीफ हमारी बहू इतने दिनों से कर रही थी, वह कोहिनूर का हीरा सामने से कैसा दिखता है। स्वाति डरते हुए अंजलि जी की तरफ देखती हैं।
अंजलि जी सहमति से सर हिलाकर उन्हें सामने आने की अनुमति देते हैं। उनका आपस में परिचय करवाती हैं। स्वाति झुककर दादी माँ के पैर छूती हैं। स्वाति के संस्कारों को देखकर दादी माँ उनके सर पर हाथ रखकर स्वाति के संस्कारों को देखकर दादी माँ उनके सर पर हाथ रखकर कहती हैं कि सदा खुश रहिए। आपके कदम हमारे घर के लिए शुभ हैं। आपके पैरों की छाप साक्षात माँ लक्ष्मी के रूप में हुई है। आपको हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक से घर में चहल पहल और तेज आती आवाज़ों को सुनकर शानिदा को डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वह अपने काम में बिजी था। उन्होंने उठकर यह जानने की कोशिश नहीं की। अचानक से शांत माहौल में इतनी तेज आवाज़ें आते देख स्वाति जो कुछ देर पहले अपने पैरों की छाप को देखकर डर गई थी, दादी माँ के प्रेम भरे स्पर्श को पाकर उनको डर एक पल में गायब हो गया और वह दादी माँ को अपने साथ उनके कमरे तक ले आई। सचमुच स्वाति का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह हर किसी को एक पल में अपना बना लेती थी। आशा जी अंजलि जी को देखकर कहती हैं कि तुम इस बच्ची को पहले क्यों नहीं लाई, इस घर में लाई। देखो तो इसके आने से इस घर की नीरसता पल भर में कैसे छूमंतर हो गई। यह बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे तो इसने पल भर में अपना बना लिया। अंजलि जी ने स्वाति का सामान रजनी के कमरे में रखवा दिया था। रजनी अभी कुछ दिनों के लिए पढ़ाई के सिलसिले से बाहर गई हुई थी, लेकिन जल्द ही वापस आने वाली थी और अंजलि जी चाहती थी कि स्वाति को इस घर में अकेलापन ना महसूस हो, इसलिए उन्होंने स्वाति के रहने की व्यवस्था रजनी के साथ करवाई थी, क्योंकि दोनों हम उम्र होने से एक दूसरे के साथ जल्दी घुल मिल जाएंगी और दोनों को आपसी बातें साझा करने में आसानी होगी। स्वाति शायद बड़ों के सामने खुलकर अपनी बातें ना कर पाए, लेकिन रजनी के साथ वह अपने मन की बातें आसानी से शेयर कर पाएगी और इस वजह से उन्हें इस घर में अकेलापन नहीं महसूस होगा और जल्द ही वह इस परिवार में घुल मिल जाएंगी। अंजलि जी स्वाति को उनका कमरा दिखाकर कहती हैं कि आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक हम नाश्ते की व्यवस्था करवा रही हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमसे कह सकती हैं। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है। मैं आपकी एहसानमंद हो गई हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छा है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इस परिवार में रहने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं स्वाति के आने से क्या सानिध्य में थोड़ा बदलाव आएगा या नहीं। जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।